हाय माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ जैनिज़्म और बुद्धिज़्म, जो तमिलनाडु बोर्ड का 4th चैप्टर है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के बारे में। ठीक है। द 6th century BC इज़ कंसिडर ए वंडरफुल सेंचुरी इन द हिस्ट्री। माना जाता है कि जो 6th century BC का टाइम पीरियड था वो इंडिया के अंदर एक वंडरफुल इम्पैक्ट छोड़ता है, क्योंकि इस समय में क्या हुआ था, जो बुद्धा थे, महावीरा थे, हेराक्लिट्स थे, जोरोस्टर्स थे, कॉन्फ्यूशस थे, लो थीसिस लिव्ड करते थे। मतलब इस टाइम पीरियड में ये अलग अलग ग्रेट थिंकर इस टाइम पीरियड में रह रहे थे और ये अपना आइडियाज़ इस सेंचुरी के अंदर लोगों तक पहुंचा रहे थे। इंडिया के अंदर जो रिपब्लिकन इंस्टीट्यूशंस थे वो 6th century BC के टाइम में स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे थे। अब रिपब्लिकन इंस्टीट्यूशन कौन थे? रिपब्लिकन इंस्टीट्यूशन वो थे जैसे कि बुद्धा और महावीरा एक रिपब्लिकन इंस्टीट्यूशन बन गया था जो 6th century के अंदर बढ़ता जा रहा था। तो इन लोगों ने क्या किया, ये अपने हेट्रोडॉक्स जो सेक्ट्स थे वो राइज कर रहे थे ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स के अगेंस्ट में। मतलब जो ब्राह्मण्स ने लेटर वैदिक पीरियड के अंदर ऑर्थोडॉक्स रिलीजन को जो डोमिनेंस बना लिया था, उस ऑर्थोडॉक्स रिलीजन में क्या होता था, ब्राह्मण्स ने सेक्रीफाइस करने के लिए राइट्स, रिचुअल्स और रिचुअल परफॉर्मेंस को इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया था कि वो कॉमन पर्सन तक अनबेवरेबल था उसको अफोर्ड करना भी। इसलिए इस चीज़ के अगेंस्ट में ये रिपब्लिकन इंस्टीट्यूशंस आते हैं और इसके अगेंस्ट में एक हेटेरोडॉक्स एक्ट लेके आते हैं। तो अमंग दैम द मोस्ट सक्सेसफुल वर जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। और माना जाता है कि इन्हीं के बीच, मतलब जो रिपब्लिकन इंस्टीट्यूशंस आते हैं 6th century के अंदर स्ट्रॉन्ग बनकर, उन्हीं के बीच जो जैनिज्म और बुद्धिज्म था ये ऐसा रिलीजन था वो जो सक्सेसफुल हो चुका था, जिसका इम्पैक्ट इंडियन सोसाइटी के ऊपर एक रिमार्केबल था, जिसने एक रिमार्क छोड़ दिया, एक मार्क छोड़ दिया उस हिस्ट्री के ऊपर जब जैनिज्म बुद्धिज्म इंडिया के अंदर स्प्रेड होते हैं। अब इसमें सेकंड टॉपिक में ये बताया भी गया है कि क्या कारण था हमारी इंडिया में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का इतना राइज होने के पीछे। तो मेन बात इसमें यही कुछ पॉइंट्स बताएं कि क्या कारण था इंडिया के अंदर जैनिज़्म और बुद्धिज़्म इतना राइज होने में और लोग इस तरफ भाग रहे थे। The primary causes for the rise of Jainism and Buddhism were the religion onset in India in 6th century BC। प्राइमरी रीज़न मतलब फर्स्ट जो फैक्ट्स है वो ये बताता है कि जैनिज्म और बुद्धिज़्म इसलिए राइज हो रहे थे क्योंकि 6th century के टाइम पीरियड में इंडिया के अंदर रिलीजियन की जो भावना थी वो अनरेस्ट चल रही थी। मतलब वो रुकी हुई नहीं थी, उनके बीच में गड़बड़ी चल रही थी। मतलब अनरेस्ट का मतलब वही मैंने बताया कि लेटर वैदिक पीरियड के अंदर हम पढ़ के आए हैं कि जो प्रिस्टहुड सिस्टम आ गया था इंडिया के अंदर कि तुम्हें सेक्रीफाइस करना है तो ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ये ऑफरिंग्स लेके आनी पड़ेंगी, जो कॉमन पर्सन के लिए अफोर्डेबल नहीं थी। इसलिए वो क्या आ गया, अनरेस्ट आ गया रिलीजन में। तो पहला रीज़न यही है कि अनरेस्ट के कारण बुद्धिज़्म और जैनिज्म बढ़ रहा था। सेकंड रीज़न ये है कि द कॉम्प्लेक्स रिचुअल एंड सेक्रीफाइस एडवोकेट द लेट वैदिक पीरियड वर नॉट एक्सेप्टेबल टू द कॉमन पीपल। सेकेंड लाइन वही कह रही है कि जो रिचुअल्स और प्रिस्टहुड सिस्टम ने, जो मतलब लेटर वैदिक पीरियड के अंदर जो प्रिस्टहुड सिस्टम था उसने सेक्रीफाइस के लिए जो रिचुअल्स और जो रूल्स बनाए वो इतने कॉम्प्लेक्स थे कि वो कॉमन पीपल के लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं थे। ओके, सेकेंड रीज़न। थर्ड रीज़न ये कहता है कि सेक्रीफिशियल सेरेमनी वर ऑल्सो फाउंड टू बी एक्सपेंसिव। अब जो सेक्रीफाइस सेरेमनी को करने जाते हैं जो लोग, उनके लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी उन चीज़ों को करने के लिए। द सुपरस्टिशियस बिलीफ एंड मंत्रास कन्फ्यूज द पीपल। तो हमने यहाँ पे 4 रीज़न पढ़ लिए कि जैनिज्म बुद्धिज्म के क्या रीज़न थे बढ़ने के। पहला, सोसाइटी में अनरेस्ट थी। सेकेंड रीज़न, एक कॉम्प्लेक्स रिचुअल और सेक्रीफाइस था, कॉम्प्लेक्स सिस्टम था। थर्ड रीज़न, जो सेक्रीफाइस सेरेमनी का करने का तरीका था वो एक कन्फ्यूजन सिस्टम था जो लोगों को समझ नहीं आता था। फोर्थ रीज़न है कि वो बहुत एक्सपेंसिव होता था जो कॉमन पीपल अफोर्ड नहीं कर पाते थे। थर्ड रीज़न मतलब, और फिफ्थ रीज़न ये बताया जाता है कि जो उपनिषद थी, जो उपनिषद है उसकी जो टीचिंग थी वो एक अल्टरनेट ऑप्शन बन गया था लोगों के पास उसको फॉलो करने का।
तो जो टीचिंग थी उपनिषद की, ये एक अल्टरनेटिव सिस्टम था सेक्रीफाइस का, जो हाईली फिलोसफिकल नेचर के अंदर था। मतलब उपनिषद जो बुक है उसका जो करेक्टर है वो हाईली फिलोसफिकल है नेचर में, और जो सिस्टम ऑफ सेक्रीफाइस है बहुत ईजी है। सेकेंड, एंड देयर फॉर नॉट ईजिली अंडरस्टूड बाय ऑल, जो लोगों के द्वारा ईजिली अंडरस्टैंड नहीं किया जाता था। एंड देयर फॉर वट वॉज नीडेड इन द लार्ज इंटरेस्ट ऑफ द पीपल वॉज अ सिंपल एंड ए शॉर्ट एंड इंटेजिबल वे टू द सेल्वेशन फॉर ऑल पीपल। तो यहाँ पे हम इस पैरा में हमें ये बताने की कोशिश की है ऑलमोस्ट कि जो ब्रह्मनिम्स का बनाया गया जो सिस्टम था वो कन्फ्यूज़न था, इसलिए लोगों को वो सिस्टम को समझना ईजी नहीं होता था। वो सिस्टम लोगों के लिए समझना इजी नहीं होता था, इसलिए लोग ब्रह्मनिज्म और जैनिज्म की तरफ भागते जा रहे थे। तो वो इजीली समझ नहीं, इसीलिए लोगों को जो ज़रूरत थी ना इस टाइम पीरियड में, मतलब बहुत लंबी मात्रा में जो लोगों को ज़रूरत थी इस टाइम पीरियड में, वो एक ऐसा मेथड जो सिंपल हो, जो शॉर्ट हो, जो इंटेंजिबल तरीका हो, सभी पीपल्स को सेल्वेशन पाने का एक शॉर्ट मेथड, एक सिंपल मेथड, एक इंटेंजिबल मेथड, इसलिए लोग इस तरफ भाग रहे थे, इसको फॉलो कर रहे थे। सच रिलीजन टीचिंग शुड ऑल्सो बीन इन ए लैंग्वेज नॉन टू दैम, और ऐसा रिलीजन हो, ऐसे रिलीजन्स की बातें हो जो उनके ईजी लैंग्वेज में हो और वो लोग ईजिली उसको समझ जाएं। दिस नीड, तो ये सारी जो चीज़ें जो लोगों को ज़रूरत थी, जिस धर्म की लोगों को ज़रूरत थी, जो मेथड वो चाहते थे, जो सिंपल मेथड वो चाहते थे, शॉर्ट मेथड वो चाहते थे, इंटेंजिबल तरीका जो चाहते थे सेल्वेशन को पाने के लिए, वो सारी जो नीड्स थी उनकी वो फुलफ़िल कर रहा था ब्रह्मनिज्म और महावीरा। मतलब बुद्धा और महावीरा ये दोनों ही फॉलो कर रहे थे इस टाइप की टीचिंग को। अदर देन द रिलीजन फैक्ट, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू राइज ऑफ दिस टू रिलीजन। दूसरा माना जाता था कि रिलीजन के अलावा सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर भी थे जो इस धर्म को, इन दो धर्मों को राइज करने में बहुत बड़ा करते हुए निभा रहे थे, मतलब कंट्रीब्यूशन दे रहे थे इन दो रिलीजन को राइज करने का। एक तो था द रिजिड कास्ट सिस्टम प्रीवलेंट इन द इंडियन जनरेटेड टेंशन इन द सोसाइटी। क्या रीज़न था? सोशल फैक्टर क्या है कि इन दो रिलीजन बढ़ रहा था, इसके पीछे सोशल फैक्टर क्या काम कर रहा था? सोशल फैक्टर ये काम कर रहा था कि सोसाइटी के अंदर जो कास्ट सिस्टम चल रहा था ना, जैसे कि सबसे ऊपर ब्राह्मण आएंगे, फिर क्षत्रिय आएंगे, फिर वैश्य आएंगे, फिर शूद्र आएंगे, ये बहुत ज़्यादा उस टाइम में सोसाइटी के अंदर टेंशन क्रिएट कर रहा था। इसलिए सोशल फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है इन रिलीजन्स को एक्सपेंशन करने में। हायर क्लासेस इंजॉय, जिसमें हायर क्लासेस थी वो सर्टन प्रिविलेज को इंजॉय कर रही थी और वो लोअर क्लास को डिनाई कर रही थी। ऑल्सो जो क्षत्रियन थे वो रीसेंट कर रहे थे डोमिनेंस ऑफ द प्रिस्टली क्लास, और जो क्षत्रियन लोग थे वो अपनी प्रिस्ट्रियल क्लास को प्रिस्टल क्लास का डोमिनेंस था उसको फिर से रीसेंट कर रहे थे, मतलब वही सेम क्षत्रियन फिर से उसी सीट पे बैठे जा रहे थे। इट शुड ऑल्सो टू बी नोटेड दैट बोथ बुद्धा एंड महावीरा बिलोंग, ये भी तुम्हें नोट करना चाहिए इस बात को कि जो बुद्धा और महावीरा थे वो दोनों ही क्षत्रियन ओरिजिन फैमिली से बिलोंग करते थे। द ग्रोथ ऑफ ट्रेड लीड टू द इम्प्रूवमेंट इन द इकोनॉमिक। तो हमने यहाँ पे रिलीजन फैक्टर ये पढ़ा था कि सोसाइटी के अंदर कॉम्प्लेक्स सिस्टम था। सोशल फैक्टर हमने ये पढ़ा कि सोसाइटी के अंदर रिजिड कास्ट सिस्टम था। इकोनॉमिक फैक्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो ट्रेड था ना इस समय के अंदर, उसकी ट्रेड एक्टिविटी मतलब इकोनॉमिक कंडीशन, जो वेश्या लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन थी वो इस समय में इम्प्रूवमेंट हो रही थी। इम्प्रूवमेंट होने से क्या हो रहा था, तो उन लोग जो वेश्यस पीपल हैं उनका जो सोशल स्टेटस है वो इन्हेंस हो रहा था। वो चाहते थे अपना सोशल, मतलब वेश्यस लोग अपना सोशल स्टेटस को इन्हेंस करना चाहते थे। बट ये जो ऑर्थोडॉक्स वर्ना सिस्टम था वो इन वेश्यन लोगों को, मतलब वही ब्राह्मणिज्म, क्षत्रिय जो वेश्य, जो ऐसा जो कास्ट सिस्टम था, डिजिट कास्ट सिस्टम था, वो वेश्य पीपल्स को उनका स्टेटस एनहेंस करने से रोकते थे।
इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म धर्म को सपोर्ट दी, उसको आगे बढ़ाने के लिए। इट वॉज दिस मर्चेंट क्लास दैट एक्सटेंड द चीफ सपोर्ट टू दिस न्यू रिलीजन। और सबसे बड़ा जो योगदान है इस बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को स्प्रेड करने का या एक्सटेंड करने का, इसके जो चीफ सपोर्टर थे वो मर्चेंट क्लास थी, जो एक वेश्या वर्ना से बिलोंग करती है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैनिज़्म के बारे में। जैनिज़्म क्या है? तो लाइफ ऑफ जैनिज़्म मतलब लाइफ ऑफ वर्धामाना महावीरा। माना जाता है कि महावीर का जो नाम है सबसे पहले वो वर्धामाना महावीरा था। माना जाता है कि जो वर्धामाना महावीरा थे वो 24th तीर्थंकर थे जैन ट्रेडिशन के। तो जैन ट्रेडिशन के 24th जो तीर्थंकर थे वो वर्धामाना महावीरा थे। वो कुंडाग्रामा नियर विशाली टू क्षत्रियन पेरेंट्स। तो माना जाता है कि जो महावीरा थे वो 24th तीर्थंकर थे। तीर्थंकर कौन होते हैं? जो जैन धर्म को फॉलो करने वाले जो टीचर्स होते हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता था जैन धर्म में। तो जो 24th तीर्थंकर थे जैन धर्म को पढ़ाने वाले, जैन धर्म को स्प्रेड करवाने वाले, वो महावीरा थे। माना जाता है कि ये कुंडाग्रामा एक विशाली के पास कुंडाग्रामा एक विलेज होगा जहाँ से इनका जन्म हुआ था, और ये क्षत्रियन पेरेंट्स के बेटे थे, सिद्धार्था एंड त्रिशाला। मतलब उनके पिताजी का नाम था सिद्धार्था, उनकी माताजी का नाम था त्रिशाला। सॉरी, हाँ, उन सिद्धार्था और त्रिशाला पेरेंट्स के पुत्र थे महावीरा, जिनका जन्म हुआ था विशाली के पास के गांव कुंडाग्रामा में। ही मैरिड यशोदा एंड गेव बर्थ टू ए डॉटर। और इनकी जो शादी हुई थी वो यशोदा से हुई थी और इन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया था। At the age of 30, he became an ascetic and wandered for a 12 year। माना जाता है कि 30 की उम्र में महावीर अपनी 30 की उम्र में एक एसेस्टिक बन गए थे। मतलब जो लिबरेशन को पाने के लिए कड़ी तपस्या करते हैं ना, इस टाइप के पर्सन बन गए थे। गाँव, फॉरेस्ट, मतलब ऐसी एरिया में घूमते फिरते रहना। तो ये वंडरिंग करते थे, मतलब 20 साल तक, 30 साल की उम्र में 20 साल तक इन्होंने इधर उधर वंडरिंग करी, मेडिटेशन की नॉलेज को ओपन किया। एंड इन 13th ईयर ऑफ हिज पेनहेंस, मतलब जब इनकी तपस्या को 13 साल हो गए थे, 13वें साल के अंदर इनकी पेनहेंस को, ही अटेन द हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज कॉल्ड द कवेला घन्नाना। अब माना जाता है कि हमने देखा कि 13 साल की उम्र में ये घर से बाहर निकल गए थे और इधर उधर वंडरिंग कर रहे थे। 20 साल तक इन्होंने वंडरिंग करी। जब इनकी पेनहेंस का 13वां साल था तब इनको सबसे बड़ी जो नॉलेज, मतलब स्पिरिचुअल जो नॉलेज है, सबसे हाईएस्ट जो लेवल की स्पिरिचुअल नॉलेज है, इन्होंने 13 साल में गेन कर ली थी, जिसको कहा जाता है कवाला घन्ना। देयर आफ्टर ही वॉज कॉल्ड, उसके बाद जब इन्होंने अपनी स्पिरिचुअल हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन कर लिया था 13th ईयर ऑफ पेनहेंस में, तब इनका नाम पड़ा महावीरा और जैना। His followers were called Jains and his religion Jainism। इनके फॉलोअर्स, इनके जो फॉलोअर्स थे वो महावीरा को जैन कहते थे और महावीरा को मानने वाले धर्म को जैनिज्म कहते थे। He preached his doctrine for 13 years and died at the age of 72 at the Pava near Rajagira। ही प्रेज्ड हिज डॉक्ट्रिन फॉर 13 ईयर। और यही जो इनकी हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज थी, इसकी डॉक्ट्रिन उन्होंने 3 साल के लिए करी, 30 साल के लिए करी। 72 साल की उम्र में इनकी डेथ हो जाती है पावा नियर राजगिरा यूपी में है। यूपी के अंदर पास के गांव पावा में इनकी डेथ हो जाती है 72 ईयर में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि टीचिंग ऑफ महावीरा के बारे में पढ़ते हैं। अब महावीरा कौन सी टाइप की टीचिंग सिखाते थे? द थ्री प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म ऑल्सो नोन एज त्रिहंत्रास। माना जाता है कि जैनिज्म को फॉलो करने के लिए 3 प्रिंसिपल थे, जिनको त्रिरत्नास कहा जाता है, जिन्हें कहा जाता है त्रिरत्नास। मतलब 3 गम्स भी इन्हें कहा जाता है, और 3 प्रिंसिपल पे इन्हें जैनिज्म को कहा जाता है, जिनको
दूसरे नाम से पुकारा जाता है त्रिरत्नास। पहला इनका रत्न है राइट फेथ, कि सही फेथ, सही चीज़ पे विश्वास किया जाए। राइट नॉलेज, सही नॉलेज को गेन किया जाए। राइट कंडक्ट, सही चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए। तो ये तो एक की वर्ड्स हैं जो मैंने आपको बताए। अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी करूँगी कि राइट फेथ बुद्धिज़्म का कहने का क्या मतलब है, राइट नॉलेज का कहने का क्या मतलब है, राइट कंडक्ट का कहने का क्या मतलब है। सो राइट फेथ इज़ द बिलीव इन ए टीचिंग एंड द विजडम ऑफ महावीरा। बुद्धिज़्म का जो पहला मतलब जैनिज़्म धर्म का जो पहला प्रिंसिपल है वो ये कहता है राइट फेथ। राइट फेथ का मतलब है कि आपको टीचिंग मतलब महावीरा की जो विजडम कहती है, महावीरा की जो बुद्धि है, उनकी जो टीचिंग है, इस पे फेथ करना चाहिए। मतलब ये राइट फेथ है, इसको बिलीव किया जाना चाहिए। सेकंड है राइट नॉलेज। राइट नॉलेज का मतलब है एक्सेप्टेंस ऑफ द थ्योरी दैट देयर इज ए नो गॉड, that world has been existing without a creator, that all object possess a soul। तो सेकंड महावीर का जैनिज्म का प्रिंसिपल है राइट नॉलेज, जिसका मतलब है कि हमें उस थ्योरी को एक्सेप्ट करना चाहिए जो थ्योरी ये कहती है कि यहाँ पे कोई गॉड नहीं है। मतलब हम एक दुनिया को बनाने के लिए कोई भी क्रिएटर नहीं था। मतलब आज जो वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है उसको बनाने के लिए कोई भी क्रिएटर नहीं था। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं, उनके अंदर एक सोल है, प्रोसेस करती है उनके अंदर एक सोल। इसका मतलब राइट नॉलेज, ये राइट नॉलेज कहती है। उनका राइट कंडक्ट का मतलब है रेफर टू ऑब्जर्व ओनली 5 ग्रेट वर्ब। राइट कंडक्ट का मतलब है जैनिज्म का तीसरा प्रिंसिपल है राइट कंडक्ट, जिसका मतलब है कि अगर आप ये 5 वर्ब्स को फॉलो कर रहे हो, इट्स मीन यू आर राइट, आप सही चीज़ पे सही रास्ते को अपना रहे हो। पहला उनकी वो क्या कहती हैं, नॉट टू इंजर लाइफ, कि हर इंसान के अंदर लाइफ होती है, किसी को भी इंजर नहीं करना चाहिए। इंजर आप समझ ही होंगे, किसी को भी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। हर बंदे के अंदर लाइफ होती है। उनकी सेकंड वर्ब ये कहती है कि नॉट टू लाई, किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। नॉट टू स्टील, चोरी नहीं करनी चाहिए। नॉट टू एक्वायर प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं करना चाहिए। नॉट टू लीड इमोरल लाइफ, और इमोरल ज़िंदगी को नहीं जीना चाहिए। मतलब जो ज़िंदगी सही नहीं है, गलत काम को नहीं करना चाहिए। एविल प्रैक्टिस जैसे हम बोलते हैं ना, एविल चीज़ों लाइफ को लीड नहीं करना चाहिए। बोथ द कलर्गी एंड, तो ये 5 वर्ब्स थे जो राइट कंडक्ट के बारे में बताता है। अब हम पढ़ेंगे बोथ द क्लर्गी एंड ले मैन हैड टू स्ट्रिक्टली फॉलो द डॉक्ट्रिन ऑफ अहिंसा। अब उस टाइम में जो क्लर्गीज मैन थे और जो ले मैन्स थे, वो अहिंसा की डॉक्ट्रिन को स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। उनको क्या है, मतलब जो क्लर्गीज हैं, ले मैन्स हैं, उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ा अहिंसा। अहिंसा का मतलब ना वो लड़ाई करेंगे, जैसे कि महात्मा गांधी जी अहिंसा को फॉलो करते थे, उस टाइप की अहिंसा को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ा। महावीरा रिगार्डेड ऑल ऑब्जेक्ट बोथ एनिमेटेड एंड इनएनिमेटेड हैव सोल वेरियस डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस। महावीरा का कहना था कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, मतलब जितने भी लोग इस धरती पे रहते हैं, चाहे वो एनिमेट हैं चाहे वो इनएनिमेट है, हर बंदे के अंदर सोल है, हर तरीके की उनके अंदर कॉन्शियसनेस पाई जाती है। दे पोसेस लाइफ, फील पेन व्हेन दे आर इंजर्ड। वो उन सभी पर्सन के अंदर लाइफ होती है, उन्हें पेन भी फील होता है, इसलिए हमें किसी को इंजर नहीं करना चाहिए। महावीरा रिजेक्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदा, ऑब्जेक्ट हुए वैदिक रिचुअल्स। और महावीरा जो वैदिक जो अथॉरिटी थी, मतलब जैसे कि लेटर वैदिक में हमने ये चीज़ पढ़ी थी ना कि वैदिक वही ऑर्थोडॉक्स रिलीजन आने के कारण तो वैदिक रिचुअल्स को महावीरा रिजेक्ट करते थे, वेदा की अथॉरिटी को भी रिजेक्ट करते थे। ही एडवोकेट ए वेरी होली एंड एथिकल कोड ऑफ लाइफ। वो फेवर किसको करते थे, एक ऐसी जिंदगी जो एक होली हो और जो एथिकल कोड्स पे बिलीव करती हो, एथिकल। इवन द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर वॉज कंसिडर सिंफुल एज इट कॉजेज इंजर टू द अर्थ एंड वॉर्म एंड एनिमल।
ये देखो कितनी अच्छी लाइन बोली है। इन्होंने बोला कि हमें पता है कि महावीरा कहते हैं कि हर पर्सन के अंदर लाइफ होती है, हर पर्सन को फील होता है पेन, तो इसलिए महावीरा एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिस है इसको भी एक सिंफुल कंसीडर करते थे। कहते थे कि ये भी एक पाप कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर करके भी हम एक पाप कर रहे हैं। इसके कारण क्यों पाप कर रहे हैं? क्योंकि एग्रीकल्चर करने के लिए जो हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं उसके अंदर जो जानवर पाए जाते हैं, जो अर्थ है, जो एनिमल है, उनको हम पेस्टिसाइड्स ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज़ करके उनको हम इंजर कर रहे हैं, तो उनके अंदर भी लाइफ है जिनको हम दुख दे रहे हैं। Similarly, the doctrine of asceticism renunciation was also carried to extreme length by the practice of starvation. फिर वो कहते हैं कि सिमिलरली हमें एस्केटिज्म और रिनाउंशिएशंस की डॉक्ट्रिन बहुत लंबे समय तक एक्सट्रीमली लेंथ तक कैरी करनी चाहिए जब तक हम सैल्वेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। न्यूडिटी एंड अदर फॉर्म ऑफ सेल्फ टॉर्चर, न्यूडिटी से, अदर सेल्फ टॉर्चर से हमें सैल्वेशन की प्रैक्टिस करने के लिए रिनाउंशिएशन को अपनाना पड़ेगा और एस्केटिज्म को अपनाना पड़ेगा। अब ये तो हमने पढ़ा कि क्या टीचिंग, महावीरा टीचिंग क्या कहती है। महावीरा की टीचिंग कहती है कि तुम राइट फेथ पे बिलीव करो, राइट नॉलेज पाओ, राइट कंडक्ट पाओ, कंडक्ट 5 तरीके की ये फॉलो करो और अहिंसा को फॉलो करो। महावीरा की टीचिंग ये कहती है। अब हम करेंगे कि महावीरा स्प्रेड कैसे हुआ, कैसे महावीरा स्प्रेड होता है। सो महावीरा ऑर्गेनाइज्ड द संघा टू स्प्रेड हिज टीचिंग। महावीरा, अब हम पढ़ेंगे स्प्रेड ऑफ द जैनिज्म। जैनिज्म कैसे स्प्रेड हो गया हमारे सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में, जो इम्पैक्ट था जैनिज्म के स्प्रेड होने का, वो उसके पीछे क्या था। सो महावीरा ऑर्गेनाइज संघा टू स्प्रेड हिज टीचिंग। महावीरा एक संघा को ऑर्गेनाइज कर, महावीरा ने एक संगत, मतलब हम बोल सकते हैं एक संघा को ऑर्गेनाइज किया जो उसकी टीचिंग को स्प्रेड करता था। इसकी संगत के अंदर वुमेन्स भी पार्टिसिपेट ले सकती थी और मैन, दोनों ही एलिजिबल थे। विच कंसिस्ट ऑफ बोथ, जो दोनों मॉन्क्स और उनके ले फॉलोवर्स को कंसिस्ट करते थे। मतलब संघा के अंदर मैंस और वुमेन्स दोनों पार्टिसिपेट ले सकती थी। वो संघा मॉन्क्स और ले फॉलोवर्स को कंसिस्ट करती थी और इन्होंने ही बहुत बड़ा रोल प्ले किया था जैनिज्म को इंडिया के सब कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड करने में। द रैपिड स्प्रेड ऑफ जैनिज्म वॉज ड्यू टू द डेडिकेटेड वर्क ऑफ मेंबर ऑफ द संघा। संघा के जो मेंबर्स थे उनका इतना अच्छा काम था, इतने डेडिकेशन से वो काम कर रहे थे जैनिज्म को स्प्रेड करने में कि वो धर्म इतनी तेज़ी से स्प्रेड हो रहा था। इट स्प्रेड रैपिडली इन वेस्ट इंडिया। वो इन वेस्टर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा स्प्रेड हुआ, कर्नाटका में हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य, कारावेला ऑफ कलिंगा एंड द रो डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया सच एज द गंगास, कादम्बस, चालुक्यास, द राष्ट्रकूटास पैट्रोनाइज जैनिज्म। माना जाता था कि जो जैनिज्म जो धर्म है वो वेस्टर्न इंडिया और कर्नाटका में बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा था। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे और जो कलिंगा मतलब ओडिशा के जो कारावालास राजा थे और जो रॉयल डायनेस्टी साउथ इंडिया की कुछ थी जिसमें नाम दिया गया चालुक्य का, कदम्बस का, गंगस का, वो जैनिज्म धर्म को स्प्रेड करने के लिए पैट्रोनेस प्रोवाइड करती थी, मतलब दान पुण्य देती थी, पैसा देती थी उसको स्प्रेड करवाने में। 4th सेंचुरी BC के अंत में आते आते हम देखते हैं कि जब हम BC की बात कर रहे होते हैं तो हम काउंटिंग में पीछे जाते हैं। हम पढ़ रहे हैं कि 6th सेंचुरी का टाइम पीरियड था जब ये स्प्रेड हुआ। 4th सेंचुरी के एंड में आते आते सीरियस फेमाइन आ गई थी गंगा वैली के पास में। गंगा वैली के पास में सीरियस फेमाइन हो गई थी। मैनी जैन के मॉन्क्स थे, उन जैसे कि मैनी जो जैन्स के मॉन्क्स थे, जो संगत थी उसको लीड कर रहे थे भद्राभागु चंद्रगुप्त मौर्य, केम टू द श्रावणा बेलगोला इन कर्नाटका and those who stayed back in North India were led by a monk। माना जाता था कि गंगा वैली के पास में एक बहुत ज़्यादा फेमाइन आ चुकी थी, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे और जो बेलगोला कर्नाटका के सावरानास बेलगोलास थे, उन्होंने इन जैन मॉन्क्स को पैसा वैसा देकर इनको नॉर्थ इंडिया के अंदर स्टे रखा। जो मॉन्क्स को लीड कर रहा था वो नॉर्थ इंडिया के अंदर, मतलब कहने का मतलब उनको फेमाइन कंडीशन से बचाया।
नेम दिया साथुलाभव, हु चेंज द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मॉन्क्स। उन्होंने उन एरियाज में कोड ऑफ कंडक्ट चेंज किए मॉन्क्स के लिए। दिस लीड टू द डिवीज़न, और यही कारण है जिसमें जैनिज़्म के अंदर दो डिवीज़न हो गया, दो सेक्ट्स के अंदर डिवीज़न हो गया, श्वेतंबर्स एंड दिगंबर्स। एक तो होते थे श्वेतंबर्स जो वाइट क्लैड रहते थे, दिगंबर्स जो स्काई क्लेड थे और नेक्ड थे। आपको समझ आया इसका क्या मतलब है? मतलब कहने का मतलब कि 4th सेंचुरी के अंत में आते आते गंगा वैली के पास में सीरियस फेमाइन आने के कारण जो मैनी जैन मॉन्क्स थे जिनको लीड कर रहे थे मतलब जो जिनको लीड कर रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य, सवाना बेलकुंडन कर्नाटका, भद्रू भगू, उन्होंने उन सबको नॉर्थ इंडिया में ही स्टे रखा। मतलब वो जो मॉन्क के द्वारा लीड हो रहे थे उन्हें नॉर्थ इंडिया में ही रखा, जिनका नाम था सतुलंबा, जिन्होंने मतलब उन्होंने मॉन्क्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट को चेंज किया। इसी कारण जो जैनिज़्म था वो दो भागों में डिवीज़न हो गया, दो सेक्ट्स में डिवीज़न हो गया, एक श्वेतंबरा, दूसरा दिगंबरा। द फर्स्ट जैन काउंसिल वॉज कन्वेंस्ड एट द पाटलिपुत्र बाय द सथुलाभऊ। माना जाता था कि जो पहली काउंसिल हुई थी ना, जैन काउंसिल हुई थी, वो पाटलिपुत्र में हुई थी। और किसने कराई थी? सतुलाभऊ ने करवाई थी। तो द लीडर ऑफ द दिगंबर्स, तो दिगंबर के जो लीडर थे सतुम्बुला, मतलब दिगंबर हमने देखा कि जैनिज्म जो सेक्ट है वो दो भागों में डिवाइड हो गया, दिगंबर और श्वेतंबर। जो दिगंबर के लीडर थे साथुलाभऊ, उन्होंने पाटलिपुत्र के अंदर जैन धर्म की पहली काउंसिल करवाई। 3rd सेंचुरी की शुरुआत में सेकंड काउंसिल हेल्ड होती है विशाली में 5th सेंचुरी के अंदर। मतलब 3rd सेंचुरी के अंदर फर्स्ट काउंसिल हुई थी, पाटलिपुत्र के अंदर सतुलाभऊ ने करवाई थी जो दिगंबर के लीडर थी। सेकंड काउंसिल्स हेल्ड होती है वल्लभाई के अंदर 5th सेंचुरी एडी के टाइम पीरियड में। द फाइनल कॉम्प्लिकेशन ऑफ जैन लिटरेचर कॉल्ड 12 अंगास वर कंप्लीटेड इन दिस काउंसिल। और माना जाता है कि जो फाइनल कॉम्प्लिकेशन, मतलब जैन लिटरेचर की जो फाइनल बुक थी, फाइनल जो कॉम्प्लिकेशन बुक थी, उसको 12 अंगा कहा जाता है, जो सेकंड काउंसिल के अंदर कंप्लीट हो चुकी थी, जो सेकंड काउंसिल 5th सेंचुरी एडी में हुई थी। ये तो था जैनिज्म स्प्रेड कैसे हुआ, किसने करवाया, कौन पैट्रोनेज देता था जैन धर्म को स्प्रेड करने का। जैन धर्म दो सेक्ट्स में डिवाइड हो गया, सितंबर, दिगंबर। अब पहली जो जैन धर्म की काउंसिल होती है वो पाटलिपुत्र में होती है, सेकंड जो होती है वो वल्लभाई में होती है, पहली जो होती है वो 3rd सेंचुरी BC में होती है, सेकंड जो होती है वो 5th सेंचुरी AD में होती है। जो जैन लिटरेचर की फाइनल कॉम्प्लिकेशन बुक थी उसका नाम था 12 अंगा, जो सेकंड काउंसिल में कंप्लीट होती है। अब हम पढ़ेंगे बुद्धिज़्म के बारे में, बुद्धा के बारे में। वल्लभाई गुजरात में है, तो सेकंड जो काउंसिल कहाँ होती है? गुजरात में होती है, वल्लभाई में। फर्स्ट है वो पाटलिपुत्र में होती है। अब हम पढ़ते हैं बुद्धिज़्म के बारे में। लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा। माना जाता है कि गौतम बुद्धा एंड सिद्धार्था द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म। गौतम बुद्धा का नाम गौतमा भी था, सिद्धार्था भी था, जो बुद्धिस्ट धर्म को स्प्रेड करने के लिए या उसके जो फाउंडर है उसको बनाया। किसने बनाया बुद्धिज़्म को? गौतम बुद्धा ने और सिद्धार्था ने, जिनका जन्म 567 BC के टाइम पीरियड में होता है। लुम्बिनी गार्डन में होता है, जो कपिला वस्तु, मतलब नेपाल में कपिला वस्तु के पास लुम्बिनी गार्डन है, वहाँ पे इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम है सुदोधना ऑफ साक्या क्लेन एक वो बोल सकते हैं हम, क्षत्रियन फैमिली से बिलोंग करते थे ना बुद्धिज़्म, तो साक्या क्लेन के सुदोधना इनके पिताजी का नाम था। इनकी माता का नाम था माया देवी। एज हिज मदर डैड, माना जाता है कि जब इनका जन्म हुआ था तो उसके जन्म के टाइम में उनकी माता जी की डेथ हो जाती है। उनका नाम क्या था? माया देवी। ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज आंट प्रजापति गौतमी।
उनको जो संभालना था, मतलब उनकी जब जन्म होता है तब उनकी माताजी मर जाती हैं, और उनको जो संभाला था वो उनकी आंट ने संभाला था, जिनका नाम था प्रजापति गोतामी। 16 की उम्र में ही मैरिड यशोधरा। तो 16 की उम्र में उनकी शादी होती है यशोदा से। तो 16 की उम्र में, मतलब 16 साल की उम्र में उनकी शादी हो जाती है यशोदा से, जिन्होंने एक बेटे को जन्म दिया था। तो जैन में हमने पढ़ा था कि जैन ने, जिनका नाम था वर्धमाना महावीरा, उन्होंने एक लड़की को जन्म दिया था, और बुद्धा ने एक लड़के को जन्म दिया था जिनका नाम था राहुला लिखा हुआ है, राहुल होगा। द साइट ऑफ एन ओल्ड मैन ए डिसीज्ड मैन। अब इन्होंने क्या किया, जब ये अपने पैलेस से बाहर जाते हैं, जब बाहर की दुनिया ये देखते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने एक ओल्ड मैन को देखा, एक डिसीज्ड मैन को देखा, एक कॉर्प्स देखी, एक ओल्ड मैन देखा, एक बीमार आदमी को देखा, एक बूढ़े आदमी को देखा, और एक मरी हुई कॉर्प्स देखी। हम बोलते हैं ना, जब संस्कार होता है तो एक कॉर्प्स को लेके जाते हैं ना, उस तरह से। एन एस्केटिज्म टर्न्ड हिम अवे फ्रॉम ए वर्ल्डली लाइफ। और इस चीज़ को देखने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मैं एस्केटिज्म को करने के लिए जाऊंगा अपनी इस वर्ल्ड की लाइफ से दूर। ही लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 29। तो 29 की एज में, मतलब 16 की एज में उनकी शादी हुई थी, तो 29 की एज में वो ट्रुथ को, मतलब सच्चाई को ढूंढने के लिए घर को छोड़कर निकल जाते हैं। 7 साल तक वो इधर उधर घूमते हैं, और वहाँ और बहुत सारे टीचर से मिलते हैं, बट तब तक 7 साल तक उन्हें कोई भी एनलाइटमेंट अचीव नहीं हुई थी। एट लास्ट में ही सैट अंडर ए बुद्धि ट्री एट ए बुद्धा घाव। लास्ट में, मतलब कहने का मतलब कि 16 की एज में उनकी शादी होती है, 29 की एज में वो 29 की एज में वो ट्रूथ को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। 7 साल तक वो घूमते हैं इधर उधर एनलाइटमेंट में वो अचीव करने के लिए, बट 7 साल तक इनको अचीवमेंट अचीव नहीं होती। उसके बाद 35 की एज में ये निर्वाणा को अचीव कर लेते हैं। इनके निर्वाणा को अचीव करने के बाद इनका नाम बुद्धा पड़ जाता है, जिसको एनलाइटमेंट 1 भी कहा जाता है। इनकी जो फर्स्ट सरमन, जब उन्होंने अपनी फर्स्ट स्पीच को डिलीवर किया था, वो सारनाथ में किया था, जो बनारस के पास है। इनकी जो लास्ट, मतलब 45 की ईयर के अंदर ये अपने आइडियाज़ को आगे से आगे पहुंचाते हैं। 18 की एज में कुशीनगर के अंदर इनकी डेथ हो जाती है, जहाँ पे हमने देखा था कि बुद्धा की डेथ 18 ईयर में हो जाती है, 80 ईयर में हो जाती है, और जो जैनिज्म है उसकी डेथ 72 ईयर में होती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसिपल ऑफ बुद्धा वर द सरिपुत्ता, मोगलाना, अनंदा, कशप्पा, उपाली। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बुद्धा को फॉलो करने वाले उसके जो डिसिपल्स थे, उसके जो स्टूडेंट्स थे, वो सरिपुत्ता थे, मोगलाना थे, अनंदा थे, कशप्पा थे, उपाली थे। किंग्स लाइक प्रसन्नाजीत ऑफ द कशोला, बिम्बिसारा, अजातशत्रु ऑफ मगधा एक्सेप्टेड हिज डॉक्ट्रिन, बिकम हिज डिसिपल। और जो किंगडम के जो किंग थे, जैसे कि प्रसन्नाजीत जो खुशाला के राजा थे, बिम्बिसारा जो थे, अजातशत्रु जो मगधा के राजा थे, उन्होंने बुद्धा की जो डॉक्ट्रिन है, जो नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज है, उसकी जो एनलाइटमेंट है, उसको मानने लग गए थे, और वो भी बुद्धा के डिसिपल बन गए। Buddha in his lifetime spread his message far and wide in North India and visited places like the Banaras, Rajgira, Saravasti, विशाली, नालंदा, पाटलीग्रामा। माना जाता है कि बुद्धा अपनी लाइफ टाइम के अंदर अपने मैसेज को नॉर्थ इंडिया तक स्प्रेड, मतलब वाइड नॉर्थ इंडिया तक स्प्रेड करते थे, और वो कई जगह तक
विजिट करे थे, जैसे कि वो बनारस में भी विजिट करे थे, राजगिरा में, श्रावस्ती में, विशाली में, नालंदा में, पाटलिग्रामा में. It should be noted that he did not involve himself in a fruitless controversy regarding the metaphysical questions like God, soul, karma, rebirth, etc. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है नोट करने की कि वो कभी भी इस कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस के अंदर, फ्रूटलेस जो कॉन्ट्रोवर्सी है जिसका कोई मीनिंगलेस नहीं है, तो एक मीनिंगलेस कॉन्ट्रोवर्सी के अंदर कभी भी उन्होंने अपने आप को घेरा नहीं कि ऐसे क्वेश्चन जो एक मेटाफिजिकल क्वेश्चंस हैं कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, सोल होती है, कर्म क्या है, रीबर्थ क्या है, इन टाइप के मेटाफिजिकल क्वेश्चंस के अंदर उन्होंने फ्रूटलेस कंट्रोवर्सी के रिगार्डिंग जो है उन्होंने इन्वॉल्वमेंट नहीं लिया. कंसर्न हिमसेल्फ विद द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एंड कॉन्फ्रंटिंग मैन. उन्होंने अपने आप को बताया कि मैं एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को वो डील करते थे एक कॉन्फ्रंटिंग मैन बनने की तरह. अब बुद्धा की टीचिंग क्या कहती है, बुद्धा क्या कहते हैं कि किसको हमें फॉलो करना चाहिए, बुद्धा की टीचिंग क्या कहती है. बुद्धा की टीचिंग के अंदर 4 नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धा, बुद्धा की 4 नोबल ट्रूथ हैं. नोबल हम बोल सकते हैं एथिकल ट्रूथ्स हैं, प्रैक्टिकल ट्रूथ हैं. द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग. बुद्धा कहते हैं कि ये जो पूरा दुनिया है ये सफरिंग में जीती है, मतलब पूरी जो वर्ल्ड है पूरा वर्ल्ड ही सफरिंग कर रहा है. द कोज ऑफ सफरिंग इज डिज़ायर. और सफरिंग क्या है, सफरिंग इच्छा है. जितनी हम इच्छा करेंगे उतना हम सफरिंग करेंगे. इफ़ डिज़ायर गेट रिड ऑफ, अगर हम हमारी इच्छाओं से मुक्ति पा लें, सफरिंग कैन बी रिमूव्ड. वो कहते हैं कि अगर हम हमारी इच्छाओं को सोचने से इनकार कर दें तो हम इस सफरिंग से बच सकते हैं. दिस कैन बी डन बाय फॉलोइंग द 8 फोल्ड पाथ. वो कहते हैं कि अगर आप इस टाइप की सफरिंग से बचना चाहते हैं, एक तो तुम्हें अपने डिज़ायर्स को रीड ऑफ करना पड़ेगा, और ये चीज़ कैसे डन हो सकती है, इन 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करने से. एंड व्हाट वाज द 8 फोल्ड पाथ, वो 8 फोल्ड पाथ क्या थे बुद्धा के, दैट इज़ राइट व्यू, सही देखो, सही बताओ या देखो. राइट रिजॉल्व, सही चीज़ों को सही करो. राइट स्पीच, सच बोलो, सही स्पीच बोलो, सही कंडक्ट करो, राइट कंडक्ट करो. लाइफ लिवलीहुड जियो, लाइफ राइट एफर्ट्स करो. राइट माइंडफुलनेस, राइट ही माइंडफुलनेस चीज़ों को देखो. और नेक्स्ट वन इज राइट कंसंट्रेशन, राइट ही अपनी चीज़ों को कंसंट्रेट करके रखो. तो हमने यहाँ पे पढ़ा राइट व्यू, राइट रिजॉल्व्स, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट्स, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन. ये 8 अगर हम फॉल्ट्स को फॉलो करते हैं तो हम इस सफरिंग वाली चीज़ से बाहर निकल सकते हैं. नेक्स्ट क्या कहते हैं, बुद्धा नाइदर एक्सेप्ट गॉड और नॉर रिजेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. बुद्धा कहते हैं कि ना तो मैं गॉड को एग्जिस्ट करता हूँ कि गॉड हैं, ना ही मैं ये चीज़ को रिजेक्ट करता हूँ कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते. ही लेड ग्रेट एम्फोसाइज ऑन द लॉ ऑफ कर्मा. फिर भी उसने अपना जो ग्रेट एनालाइज है कर्म के ऊपर किया कि कर्मा का लॉ क्या कहता है. उनका जो ग्रेट एम्फोसाइज है, उनकी जो ग्रेट नॉलेज है लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर, वो आर्ग्यू करते हैं द कंडीशन ऑफ ए मैन इन दिस लाइफ डिपेंड अपॉन हिज ओन डेट्स. वो बताते हैं कि एक पर्सन की कंडीशन, जिस कंडीशन में आज एक पर्सन है ना, उसके पीछे उसका कर्म डिपेंड, उस कर्म नहीं, उसकी डेट्स मतलब उसका वर्क डिपेंड करता है. ही थॉट दैट सोल डज नॉट एग्जिस्ट. वो सिखाते थे कि आत्मा एग्जिस्ट नहीं करती. हाउएवर ही एम्फसाइज, फिर भी वो एम्फसाइज, एनालाइज या बिलीव करते थे अहिंसा पे. बाय हिज लव फॉर ह्यूमन बीइंग ऑल लिविंग क्रिएचर ही एंड्रेडेड हिमसेल्फ टू ऑल. उनका जो लव था सभी ह्यूमन बीइंग के लिए, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनके लिए, ही एंड्रेड हिमसेल्फ टू ऑल, अपने आप को वो इंक्लूड करके वो सबसे प्रेम करते थे. इवन अंडर द ग्रेवेस्ट प्रोवोकेशन ही डिड नॉट शो द लीस्ट एंगर. वो कहते हैं कि चाहे कितना भी प्रोवोकेशन हो जाए
वो एंगर को नहीं दिखाते थे, वो हेट को नहीं दिखाते थे, उसकी जगह पे वो सभी से प्रेम करते थे, सभी के साथ कंपेंशन करते थे। मतलब वो कहते हैं कि सभी पर्सन के साथ प्रेम किया जाए, उस खुद को भी इंक्लूड करके सभी पर्सन को साथ प्रेम किया जाए, सभी, चाहे वो लिविंग क्रिएचर है चाहे वो ह्यूमन बीइंग है। गुस्सा ना दिखाया जाए, हेट ना किया जाए, उसकी जगह पे प्रेम किया जाए, उसकी जगह पे कंपेंशन किया जाए। हिज रिलीजन वॉज आइडेंटिकल विद मॉरलिटी एंड इट्स एम्फसाइज प्योरिटी ऑफ थॉट। कहने का मतलब उनका जो रिलीजन था वो मॉरलिटी के साथ जुड़ा हुआ था, वो प्योरिटी ऑफ थॉट के साथ जुड़ा था, मतलब ऐसी सोच जो एक प्योर है। वर्ड्स एंड डीड्स के ऊपर, वर्ड्स और डीड्स के ऊपर एक ह्यूमन कंडीशन डिपेंड करती है। ही वॉज ए रैशनलिस्ट हु ट्राई टू एक्सप्लेन थिंग इन द राइट ऑफ रीज़न। वो एक रैशनलिस्ट थे जो कोशिश करते थे एक्सप्लेन करने की चीज़ों को राइट ऑफ रीजन के साथ। मतलब बुद्धा एक नेशनलिस्ट थे जो कोशिश करते थे चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कि क्या रीज़न है, क्या एक रीज़न है उसके पीछे, ना कोई एक ब्लाइंड फेथ के ऊपर। मतलब वो लॉजिकल चीज़ों को, एक प्रैक्टिकल चीज़ों के बेस पे एक्सप्लेन करते थे चीज़ों को, ना कोई एक ब्लाइंड फेथ पे। थ्रो ही डिड नॉट मेक ए डायरेक्ट अटैक। तो इसलिए यहाँ से पता चलता है कि जो बुद्धा थे वो कास्ट सिस्टम पे डायरेक्ट अटैक भी नहीं, उन्होंने कास्ट सिस्टम पे डायरेक्ट अटैक भी नहीं किया। ये किया कि हमें एक्सप्लेन करना चाहिए चीज़ों को एक लाइट ऑफ रीज़न के बेस पे। He was against any social distinction through open his order to all. He was against any, वो किसी भी सोशल जो डिस्टिंक्शन सोसाइटी में दिखाया जाता था उसके अगेंस्ट थे। एंड थ्रो ओपन हिज ऑर्डर टू ऑल, और इसको कहते थे कि इसको फेंक दिया, इस टाइप के सोशल इनडिसिक्रिटी को सभी के लिए नुकसानदायक है कि इसको फेंक देना चाहिए। Therefore, Buddhism was more a social than a religion. इसलिए कहते हैं कि जब बुद्धिज़्म का टाइम पीरियड आया था, बुद्धिज़्म जो रिलीजन आया था वो एक सोशल बेस पे आया था, मॉरलिटी के बेस पे आया था, सोशल बेस पे आया था। रिलीजियस रिवॉल्यूशन नहीं था। इट टॉट द कोड ऑफ प्रैक्टिकल एथिक, वो सिखाते थे हमें एक कोड ऑफ प्रैक्टिकल एथिक क्या होता है, ले डाउन करते थे सोशल इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे। तो वो अपनी टीचिंग सोशल इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे और प्रैक्टिकल एथिक के बेस पे सिखाते थे। अब बुद्धिज़्म स्प्रेड कैसे हुआ, क्या कारण था बुद्धिज़्म के स्प्रेड होने का? सबसे बड़ा क्वेश्चन। बुद्धा हैड टू काइंड ऑफ डिसिपल्स, बुद्धा के दो तरीके के डिसिपल्स थे जो बुद्धा को मानते थे और बुद्धा की टीचिंग को स्प्रेड कराते थे। दैट इज भिक्षु, सेकेंड इज उपासिकास। भिक्षुस कौन होते थे? जिनको मॉन्क्स कहा जाता था। एंड द ले वर्शिपर, जिनको उपासिकास कहा जाता था। द मॉन्क वर ऑर्गेनाइज इनटू द संघा। मॉन्क जो होते थे, जो भिक्षुस होते थे, वो कैसे ऑर्गेनाइज होते थे? संघा से, जिनका क्या पर्पज होता था? बुद्धा की टीचिंग को स्प्रेडिंग करना। द मेंबरशिप वॉज ओपन टू ऑल पर्सन, मेल फीमेल, विदाउट एनी कास्ट रिस्ट्रिक्शन। और मॉन्क्स बनना सभी के लिए ओपन था, सभी पार्टिसिपेट लग सकते हैं मॉन्क्स बनने के लिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तब चाहे वो सभी पर्सन हो। किसी के अंदर भी कोई भी कास्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाता था। देयर वॉज ए स्पेशल कोड फॉर नॉन रिस्ट्रिक्शन देयर रेजिडेंस एंड मूवमेंट। बट एक कोड ऑफ कंडक्ट था इनके नन के बीच में, मतलब जो मॉन्क्स होते हैं जो मैन होते हैं, नन्स होती हैं जो वुमेन्स होती हैं, तो नन्स के बीच में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, कुछ स्पेशल स्कॉट्स थे उनके रहने के लिए और उनके मूवमेंट करने के लिए। सरीपुत्ता, मगलोना, अनंदा सम ऑफ द फेमस मॉन्क्स थे। तो बुद्धा के जो कुछ फेमस मॉन्क्स थे, हम पीछे भी पढ़ के आए हैं बुद्धा के कुछ फेमस मॉन्क्स, दैट इज़ द सारीपुत्ता, मगलाना, अनंदास, कश्यपास, उपालीस। उसी तरह से यहाँ पे ये बताया गया कि कुछ फेमस मॉन्क्स थे। सरीपुत्ता, मगलाना, अनंदा वर सम ऑफ द फेमस मॉन्क्स। द संघा वॉज गवर्नड ऑन द democratic line and was empowered to enforce discipline among its member, owing to the organized effort made by संघा। तो संघा को जो गवर्न किया जाता था वो एक डेमोक्रेटिक लाइन से बनाया जाता था, और उस पर जो काम करते थे वो एक डिसिप्लिन तरीके से
उस मतलब संघा के जो मेंबर थे वो डिसिप्लिन तरीके से अपनी एम्पावरमेंट करते थे और डॉक्ट्रिन लाइन के साथ चलते थे। ओनू टू ऑर्गेनाइज एफर्ट मेड बाय संघा, और उसको अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए संघा के द्वारा किया जाता था। बुद्धिज़्म मेड रैपिड प्रोग्रेस, इसी दौरान बुद्धिज़्म ने अब नॉर्थ इंडिया में रैपिड प्रोग्रेस ले ली थी। ड्यूरिंग द बुद्धा के लाइफ टाइम, जब बुद्धा जिंदा थे ना, तब ही बुद्धिज़्म इंडिया के नॉर्थ इंडिया तक बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा था। उसको स्प्रेड करने वाले मॉन्क्स थे, उपासिकास थे, जिसमें मेल फीमेल सब इंक्लूडेड हैं विदाउट एनी कास्ट रिस्ट्रिक्शन। Magda, Kashola, Kasumbi and several Republican state of North India embraced his religion। जैसे कि मगधा जो एम्पायर थे, कशोला थे, कोसम्बनी थे, सेवरल रिपब्लिकन स्टेट थे नॉर्थ इंडिया के, वो इस रिलीजन को आगे ग्रेस देते थे, आगे बढ़ावा देते थे। अबाउट द 200 ईयर आफ्टर द, मतलब बुद्धा के 200 साल के बाद जो फेमस मौर्यन एम्पायर आया इंडिया के अंदर, उसके जो राजा थे अशोका, वो बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस करते थे और उसको ग्रेस करने की कोशिश करते थे। थ्रू दिस मिशनरी एफर्ट अशोका स्प्रेड बुद्धिज़्म इनटू ए वेस्ट एशिया सिल्क लॉन, दस ए लोकल रिलीजियस सेक्ट वॉज ट्रांसफर इनटू ए वर्ल्ड रिलीजन। तो जो मतलब बुद्धा के 200 साल मरने के बाद जो मौर्यन एम्पायर इंडिया के अंदर एमर्ज होता है, उसके जो राजा होते हैं अशोका, वो बुद्धिज़्म को और बढ़ावा देते हैं स्प्रेड होने में, और बुद्धिज़्म को वो वेस्ट एशिया तक स्प्रेड करते हैं। तो किस तरीके से एक लोकल रिलीजन सेक्ट था वो इंडिया में स्प्रेड हुआ, और इतना स्प्रेड हो गया कि वो वर्ल्ड रिलीजन में इंक्लूड हो गया। अब बुद्धा की कितनी काउंसिल्स हुई थी, बुद्धा की कितनी काउंसिल्स हुई थी, बुद्धा की कितनी काउंसिल्स हुई थी, हम ये पढ़ने वाले हैं बुद्धा की कितनी काउंसिल्स हुई थी। जस्ट वेट। Buddha Council. The first Buddhist councils were held at the Rajgriha under the chairmanship of Mahakashapa immediately after the death of Buddha। तो जो फर्स्ट काउंसिल हुई थी बुद्धा की, वो बुद्धा की इमिडिएटली डेथ होने के बाद पहली जो काउंसिल हुई थी बुद्धा की, वो राजगृह में हुई थी। तो कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। किसने कराई थी? महाकश्यपा ने कराई थी। कौन थे इस बुद्धिस्ट काउंसिल्स के चेयरमैन? महाकश्यपा। इट पर्पज वॉज टू मेंटेन प्योरिटी ऑफ टीचिंग ऑफ द बुद्धा। क्या कारण था इस फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को राजगृह में कराने का, जिसके चेयरमैन महाकश्यपा थे? पहला कारण यही था कि जो बुद्धा की टीचिंग है उसको प्योरी बनाए रखे, ये कारण था। सेकंड जो काउंसिल है बुद्धि की, वो विशाली में हुई थी अराउंड 383 BC के टाइम पीरियड में। जो थर्ड काउंसिल है बुद्धि की, वो पाटलिपुत्र में हुई थी। किसके? अशोका ने उस थर्ड काउंसिल को करवाने के लिए पैट्रोनेस प्रोवाइड करवाई थी। अशोका कौन थे? मौर्यन एम्पायर के राजा थे। उन्होंने थर्ड काउंसिल पाटलिपुत्र में बुद्धा की करवाई थी, जिसके चेयरमैन थे, जिसके प्रेसिडेंट या चेयरमैन थे मगोली पुत्रा तिस्सा। द फाइनल जो वर्जन था त्रिपिटकास का, वो कंप्लीट हुआ था इस काउंसिल में। तो हमें आपको पता होना चाहिए कि बुद्धा की कितनी पिटक्स हैं, मतलब बुद्धा की कितनी बुक्स हैं। तो उसकी जो लास्ट वर्जन की बुक थी त्रिपिटक, वो इस फोर्थ काउंसिल के अंदर कंप्लीट, थर्ड काउंसिल के अंदर कंप्लीट होती है, जो अशोका कराते हैं पाटलिपुत्र के अंदर, जिसके चेयरमैन होते हैं मगोली पुत्र तिस्सा। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज कन्वेंस्ड इन ए कश्मीर बाय ए कनिष्का अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वाशुमित्रा। और जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है वो कहाँ हुई थी? कश्मीर में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? कनिष्का के द्वारा हुई थी। कनिष्का एक राजा थे, उन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी कश्मीर के अंदर, जिनके चेयरमैनशिप थे, जिनके प्रेसिडेंट थे वाशुमित्रा। ऐश्वघोषा पार्टिसिपेटेड इन, ऐश्वघोषा ने इस काउंसिल के अंदर पार्टिसिपेट किया था। ये जो काउंसिल हुई थी, इस फोर्थ जो काउंसिल होती है, इसका मेन पर्पस होता है इस काउंसिल को कराने का। तब नया जो बुद्धिज़्म में जो चेंजिंग आई थी, बुद्धिज़्म धर्म में जो चेंजिंग आई थी, हीनयाना बुद्धिज़्म से जो महायाना बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हुआ था, तभी फोर्थ काउंसिल करवाई जाती है, जिसका मेन कारण होता है कि महायाना बुद्धिज़्म को, महायाना बुद्धिज़्म की टीचिंग के बारे में इस काउंसिल में सिखाया जाए। तो एक बुद्धिज़्म का नया स्कूल ऑफ थॉट आ गया था, दैट इज़ नोन एज महायाना बुद्धिज़्म, come into existing during this council. The Buddhism preached by Buddha, propagated by Ashoka.
तो बुद्धिज़्म की जो प्रीच थी बुद्धा के द्वारा, जो अशोका के द्वारा किया जाता था, उसे तो हीनायाना कहा जाता। मतलब जब बुद्धिज़्म अपनी जो टीचिंग स्प्रेड करवाते थे, उसको हीनायाना बुद्धिज़्म कहा जाता था। जब बुद्धा की डेथ होने के बाद 4 काउंसिल आई, तो बुद्धिज़्म की टीचिंग में चेंजिंग आ गई, तो उसे महायाना बुद्धिज़्म कहा जाता था। जैसे न्यू स्कूल, वो कब उसको स्प्रेड करने का मेन पर्पस कश्मीर में हुई थी, काउंसिल, 4th काउंसिल हुई थी, कनिष्का के द्वारा हुई थी, जिसके चेयरमैन वाशुमित्रा थे। द बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर कोलैप्स्ड कंप्लीट सम 500 ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा। और जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे वो इकट्ठे हो चुके थे, कंप्लीटेड हो चुके थे 500 ईयर के बाद, मतलब बुद्धा के 5,000 साल मरने के बाद वो कलेक्ट हो गए थे, कंप्लीट हो गए थे, जिसको हम त्रिपिटका के नाम से जानते थे, नेमली द सूता, विनय एंड अभिधम पिटक माना जाता था, जिन्हें हम मतलब बुद्धा के 5,000 साल मरने के बाद बुद्धा की जितने भी टैक्सेस थे उसको कलेक्ट करके उसका नाम रखा गया था त्रिपिटक्स, जिसके अंदर पहली पिटक का नाम था सूता पिटक, सेकंड का विनय पिटक, थर्ड का अभिधम पिटकस। और ये तीनों ही सेट किस में लिखे गए थे? पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे। अब क्या कारण था बुद्धिज़्म का इंडिया के अंदर डिक्लाइन होने का? द रिवील ऑफ ब्राह्मणिज्म, द राइज ऑफ भगतविज्म लीड टू ए फैल ऑफ पॉपुलरिटी ऑफ बुद्धिज़्म। जैसे जैसे हमने देखा कि नया बुद्धिज़्म की टीचिंग के अंदर चेंजिंग आई, हीनायाना से महावीरा बुद्धिज़्म बना। तो जब महायाना बुद्धिज़्म बन जाता है ना, महायाना बुद्धिज़्म में ये चेंजिंग आ गई कि अब जो लोग थे वो बुद्धा की मूर्ति पूजा करते थे, बुद्धा की मूर्ति पूजा। तो किस तरह से जो ब्राह्मणिज्म था ना, उसके अंदर भक्तविज्म बढ़ने लगा। भक्तविज्म, जैसे हम भक्ति वाली रेवोल्यूशन आता है ना, तो फिर से ब्राह्मणिज्म धर्म बढ़ने लगा, उसके अंदर भक्तविज्म बढ़ने लगा, जो बुद्धा की पॉपुलैरिटी को गिरा देता है। क्या कारण था? क्योंकि महायाना बुद्धिज़्म के अंदर पाली लैंग्वेज, क्योंकि हमने पता है कि बुद्धा की टीचिंग हीनायाना के अंदर पाली लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था। जब महायाना बुद्धिज़्म आया तब संस्कृत लैंग्वेज, बहुत ऑर्थोडॉक्स संस्कृत, मतलब बिल्कुल प्योरिटी संस्कृत लैंग्वेज यूज़ होने लग गई फिर से नए महायाना बुद्धिज़्म के अंदर। तो भक्ति मूवमेंट आया, भक्ति मूवमेंट ने पॉपुलैरिटी गिरा दी बुद्धिज़्म की। तो जो लैंग्वेज थी वो भी एक रिस्ट्रिक्शन बना बुद्धिज़्म के स्प्रेड होने का। तो जो लैंग्वेज ऑफ मास था एज द लैंग्वेज ऑफ बुद्धिज़्म वाज गिवन अप फ्रॉम द 1st century AD, द भक्तिज बिगन टू अडॉप्ट संस्कृत। तो भक्ति मूवमेंट ने फिर से संस्कृत को अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि ये अलाइट लैंग्वेज बन गई थी। और जो संस्कृत लैंग्वेज थी वो अलाइट लैंग्वेज थी। अलाइट लैंग्वेज क्यों कहा जाता था? क्योंकि प्योर जो ब्राह्मण्स होते थे वही उसको समझ पाते थे। तो बुद्धिज़्म ने ना, महायाना बुद्धिज़्म में संस्कृत लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लिया, जो एक रिस्ट्रिक्शन कारण बन गया बुद्धिज़्म के फैल होने का, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आते थे। तो लैंग्वेज, क्योंकि जो संस्कृत लैंग्वेज थी वो अलाइट लैंग्वेज थी, कॉमन पीपल समझ नहीं पाते थे। तो महायाना बुद्धिज़्म के बर्थ के बाद जो प्रैक्टिस थी ना, आइडल वर्शिप, ऑफरिंग करना, वो डिक्टोरिएशन कर रही थी मॉरल स्टैंडर्ड को। मतलब बुद्धिज़्म ने जो हमें टीचिंग का मॉरल स्टैंडर्ड समझाया था, वो महायाना बुद्धिज़्म आने के बाद बुद्धिज़्म की टीचिंग को एक आइडियल वर्शिप बना दिया था, जिसके कारण डिक्लाइन हो रहा था। और हंस 5th और 6th सेंचुरी के टाइम पीरियड में इंडिया के अंदर हंस अटैक करते हैं। 12th सेंचुरी के अंदर टर्किश आ जाते हैं जो अटैक कर देते हैं, जो ये मोनेस्ट्रीज को, जितनी भी तरीके की मोनेस्ट्री इंडिया में जची हुई थी, सब डिक्लाइन हो जाती है। तो किस तरह से इस्लाम धर्म आ जाता है इंडिया के अंदर। तो ये सारे फैक्टर हैं जो बुद्धिज़्म को इंडिया के अंदर डिक्लाइन करवाते हैं। अब क्या कारण था बुद्धिज़्म का इंडियन कल्चर के अंदर? मतलब बुद्धिज़्म जब आया था इंडिया के अंदर, तो इंडियन लोगों के कल्चर के अंदर क्या इम्पैक्ट छोड़ा, कितना कंट्रीब्यूशन दिया बुद्धिज़्म ने इंडियन के कल्चर के अंदर? तो बुद्धिज़्म हैज़ मेड ए रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कल्चर। माना जाता है कि जो बुद्धिज़्म धर्म था वो इंडिया के कल्चर को डेवलपमेंट करने में बहुत बड़ा रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन देता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा was its first
चीफ कंट्रीब्यूशन, मतलब बुद्धिज़्म अहिंसा फॉलो करता है, तो पहला ही जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन कल्चर के अंदर आया वो है अहिंसा। लेटर वो एक किस तरह से ये जो अहिंसा वर्ड बुद्धिज़्म से आया है वो हमारे नेशन की वैल्यू को अचीव करने के लिए हमने उसका यूज़ किया। इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया वॉज नोटेबल। अब बुद्धिज़्म धर्म ने जो आर्ट और आर्किटेक्चर को बढ़ावा दिया था वो भी इंडियन कल्चर के अंदर बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। जैसे कि सांची का स्तूपा, हमें पता है कि बुद्धिज़्म के जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स बचे हुए थे उसको अलग अलग स्तूपा में बनाया गया। किसने बनाया? जो किंग्स थे उन्होंने पैट्रोनस दे के स्तूपास बनवाए जो बुद्धा के थे। तो उस स्तूपास की जो आर्किटेक्चर थी वो बहुत बड़ा इंडिया के अंदर इम्पैक्ट छोड़ती है। बुद्धिज़्म टेक्स द क्रेडिट फॉर द चैत्यास एंड विहारास इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। माना जाता था कि बुद्धिज़्म के जो फैलाने वाले जो मॉन्क्स होते थे और जो भिक्षुज और भिक्षुनीज होती थी वो चैत्यास और विहारा में रहती थी। ये चैत्यास और विहारा जो है इंडिया के अलग अलग पार्ट में बनाए जाते थे जहाँ पे इनका रहने का रेजिडेंट प्लेस होता था। और जो बुद्धिज़्म है वो बुद्धिज़्म को मतलब क्रेडिट मिलता था अलग अलग किंग से, पैट्रोनेस क्रेडिट मिलता था जो चैत्यास और विहारा बनवाते थे इंडिया के अलग अलग पार्ट में। तो आर्किटेक्चर में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिया इंडिया के अंदर। थर्ड वन, इट प्रमोटेड एजुकेशन थ्रू द रेजिडेंटल यूनिवर्सिटी लाइक द तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला। तो एजुकेशन में भी बहुत बड़ा एजुकेशन को भी बुद्धिज़्म ने प्रमोट करवाया, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज़ बनवाई। द लैंग्वेज ऑफ पाली जो एक अदर लोकल लैंग्वेज थी, तो बुद्ध की टीचिंग के थ्रू किस तरह से पाली लैंग्वेज और दूसरी लोकल लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। इट प्रमोट ऑल्सो स्प्रेड द इंडियन कल्चर टू अदर पार्ट ऑफ, और किस तरह से इंडियन कल्चर को एशिया के दूसरे पार्ट्स में भी स्प्रेड करवाया गया बुद्धिज़्म के थ्रू। तो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है बुद्धिज़्म का इंडियन के कल्चर के अंदर। तो ये हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया। इसमें हमने बुद्धिज़्म के बारे में भी पढ़ा और जैनिज़्म के बारे में भी पढ़ा। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।